क्लास 12th चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा, इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। जो हमारे घरों में बिजली चल रही है वो यही होती है अल्टरनेटिंग करंट, एसी। धाराएं दो प्रकार की हैं, एक दिष्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा जो बैटरी होती है, बैटरी से निकलने वाली करंट को हम कहते हैं दिष्ट धारा या डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। और जो घरों में चल रही है हमारी ये धारा, इसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट में कहते हैं एसी। तो इसके बारे में लास्ट वीडियो में कुछ बताया है हमने, और अब पढ़ने जा रहे हैं हम प्रत्यावर्ती धारा, इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन ग्राफ के आधार पर बड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये ओरिजिन है, मूल बिंदु। एसी वोल्टेज का ग्राफ लास्ट वीडियो में हम प्राप्त कर चुके हैं, तो वो इस फॉर्म का आया था, इस तरह से। अब चूंकि एसी धारा एसी वोल्टेज से ही उत्पन्न हो रही है, तो इसका ग्राफ भी इस तरह का होगा। इस तरह के ग्राफ को कहते हैं साइन वेव, ज्या तरंग। ये सरल आवर्त तरंग होती है। यहां से यहां तक मैक्सिमम करंट की वैल्यू है आई नॉट। ये भी हो गई आई नॉट, इसे माइनस आई नॉट लिखेंगे। इस एक्स पर थीटा है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। इस अक्ष पर करंट है। इसको डिफाइन करने के लिए क्या किया गया, वह धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित हो और एक निश्चित टाइम के बाद उसकी पुनरावृत्ति हो, फिर से वैसी चल रही है, तो उस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। वह धारा जिसका परिमाण मतलब मान और दिशा समय के साथ बदलें। ये धारा का मान पहले बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम होने के बाद घट रहा है, अब दिशा अक्ष से नीचे आ गई, दिशा भी बदल रही है। तो धारा का मान और दिशा दोनों टाइम के हिसाब से बदलें और एक चक्कर के बाद फिर से पुनरावृत्ति होने लगी, एक चक्कर के बाद फिर से वैसे ही चलने लगे, तो इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसकी करंट की इक्वेशन हो जाएगी, एसी करंट की समीकरण, एसी धारा की समीकरण I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या लिख सकते हैं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी की जगह हम थीटा भी पुट कर सकते हैं। इसमें जो आई नॉट है वो कहलाता है धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान या मैक्सिमम मान या अधिकतम मान, इंग्लिश में कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो जो हमारे घरों में मीटर होते हैं जिसमें एम्पियर आते हैं, एक मीटर में वोल्ट मीटर में वोल्टेज आते हैं, तो वहां धारा का आई नॉट आई जीरो मान नहीं होता है, उसमें धारा का आरएमएस मान होता है। उसे हम पढ़ेंगे कुछ देर के बाद। तो आरएमएस मान से पहले हम धारा बढ़ रही है घट रही है, इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लें। एवरेज वैल्यू क्या होगी, एसी धारा का औसत या माध्य मान। औसत या माध्य मान इस प्रकार से
5 छात्रों की ऊंचाइयां अलग अलग हैं और कहा जाए कि इनकी ऊंचाइयों का एवरेज बताओ, तो हम उन पांचों की हाइट को जोड़ेंगे इस तरह से, और 5 से डिवाइड करेंगे, उनकी ऊंचाई का एवरेज आ जाएगा। अब चूंकि ये मान कंटिन्यूअस लगातार चेंज हो रहा है, तो इसको कैसे हम जोड़ें? इस तरह के वैल्यू को हम जोड़ते हैं बाय इंटीग्रल मेथड, समाकलन के द्वारा। और एवरेज वैल्यू भी हम दो पार्ट में निकालेंगे, आधे पॉजिटिव चक्कर की अलग, नेगेटिव चक्कर की अलग। तो पहले हम निकालेंगे प्लस आधे चक्कर में, ये प्लस का आधा चक्कर है, ये माइनस का आधा चक्कर है, तो प्लस के आधे चक्कर में एवरेज वैल्यू धारा की इक्वेशन लिख ली, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। एवरेज लेना है तो जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए इंटीग्रल लगाया, आधे चक्कर में पूरे चक्कर का कोण होता है 360, आधे का हो गया 180। इसे लिख सकते हैं 2 पाई, इसे लिख सकते हैं पाई, 0 से पाई, यहां हो जाएगा डी ओमेगा टी। अगर मैं ओमेगा टी के स्थान पर थीटा ले लूं तो इजी हो जाएगा साइन थीटा, और यहां हो जाएगा थीटा। तो एसी करंट की इक्वेशन I बराबर I नॉट साइन थीटा। एवरेज लेना है तो जोड़ेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, जोड़ेंगे, आधे चक्कर के लिए 0 से पाई, और जोड़ने का काम कर रहा है इंटीग्रल। फिर डिवाइड करते हैं, जितनी संख्या होती है तो पाई से डिवाइड करेंगे, आएगा 1 पाई। I0 कांस्टेंट बाहर आ गया, अपॉन पाई, इंटीग्रल में बचा साइन थीटा डी थीटा। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, माइनस का साइन बाहर, माइनस I नॉट अपॉन पाई, अंदर क्या बचेगा कॉस थीटा की जगह पाई, माइनस थीटा की जगह 0, माइनस I नॉट अपॉन पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो माइनस के 2 हो गए और बाहर माइनस है। स्टार्टिंग में इक्वेशन रहेगी I बराबर I नॉट साइन थीटा, लेकिन जब हम इस पे इंटीग्रल लगा देंगे, पाई से भाग कर देंगे, तो ये एवरेज वैल्यू हो जाएगी। या तो यहाँ एवरेज लगाएं, या एवरेज ना लगाएं तो इसके सफिक्स में m लगा दें, m फॉर मीन, माध्य, IM। माइनस के 2 यहाँ आ गए तो ये प्लस हो गया, तो हो गया IM इक्वल टू प्लस 2I नॉट अपॉन पाई। अगर यहाँ 2 I नॉट अपॉन पाई की वैल्यू 3.14 और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी, और परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी ये 63 ये पॉइंट हटाकर 20, 314 से भाग करेंगे इनको तो आएगा 63.7 I नॉट %। तो आधे चक्कर में जो इसका एवरेज लेंगे, कभी धारा का मान थोड़ा है, फिर बढ़ा, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर घटा, फिर घटा, इसका एवरेज लेंगे तो एवरेज मान आएगा I नॉट का 63.7%, अर्थात एवरेज वैल्यू पीक वैल्यू की आधे से ज़्यादा होती है। जो एवरेज मान है धारा का, वो शिखर मान की धारा का 50% से ज़्यादा है।
जिस प्रकार हमने पॉजिटिव चक्कर के लिए एवरेज मान निकाला 2I0/पाई, उसी प्रकार नेगेटिव चक्कर के लिए भी निकाल सकते हैं। नेगेटिव चक्कर के लिए जब निकालेंगे तो वैल्यू इतनी ही आएगी, माइनस में आएगी, और प्रूफ करना होगा तो लिमिट लग जाएगी पाई से 2 पाई, यहाँ पाई से 2 पाई, बाकी सेम उतरेगा। नेगेटिव आधे चक्कर के लिए जो एवरेज वैल्यू होगी वो हो जाएगी -2I0/पाई। अब प्रश्न उठता है कि पूरे चक्कर के लिए कितनी हो जाएगी। पूरे एक चक्कर के लिए औसत मान, धारा का औसत मान, एक चक्कर यहां से यहां तक बैठ रहा है तो आधे चक्कर का औसत नेगेटिव आधे चक्कर का औसत जोड़ देंगे हम, तो IM = 2I0/पाई माइनस का 2I0/पाई। इस चक्कर का एवरेज माइनस में है, ये कट जाएंगे, क्या आएगा 0। इस प्रकार पूरे चक्कर के लिए एवरेज वैल्यू क्या आई 0। अब इसको हम प्रैक्टिकली कैसे देखें कि 0 है, तो गैल्वेनोमीटर होता है धारामापी, उसके वायर हम उससे तार लेकर AC करंट की सप्लाई पर लगाएं तो गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित नहीं होती है, ना बाईं ओर जाती ना दाईं ओर। तो उसमें सुई जब विक्षेपित नहीं होती है उसका अर्थ है कि AC करंट का एवरेज मान 0 होता है। तो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि धारामापी में AC धारा कोई विक्षेप नहीं दर्शाती, क्यों? सीधा जवाब है कि AC धारा का एवरेज मान, एक चक्कर के लिए एवरेज मान 0 होता है, इसीलिए वो कोई उसमें विक्षेप नहीं दर्शाती। तो फिर घरों में जो मीटर लगे हैं, वोल्ट मीटर, एमीटर, स्टेबलाइजर में या इन्वर्टर में या मोटर के स्टार्टर में, वो फिर कौन सा धारा का मान होता है? उसमें जो एम्पियर आ रहे होते हैं 10 एम्पियर 15 एम्पियर, वो धारा की कौन सी वैल्यू होती है, उसे पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि इसका तो एक चक्कर का एवरेज मान 0 हो गया, तो हमें तो धारा का कोई मान एवरेज निकालना पड़ेगा जिससे हम मापन करें। तो फिर धारा का एवरेज लिया गया, उसके धारा का स्क्वायर करके रूट लेकर तब निकाला गया। देखिए उसे कहते हैं AC धारा का वर्ग माध्य मूल मान। धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यह कहिए AC धारा के ऐसे मान की तलाश की गई जो DC धारा के बराबर हो, समकक्ष हो, तो वो धारा हमारी होती है वर्गमाध्य मूल मान। इसका दूसरा नाम है आभासी मान, या तीसरा नाम है प्रभावी मान। ये कैसे करके निकालेंगे, कैसे पता लगाएंगे? तो धारा की इक्वेशन होती है I = I0 sin ω/t। ω/t की जगह हम थीटा पुट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू होती है। ये लिखा, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया जाए, स्क्वायर करके इसका एवरेज ले लिया जाए, उसके बाद इसका रूट ले लिया जाए,
तो जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी वर्गमाध्य मूल मान। डेफिनेशन क्या हुई? धारा के स्क्वायर के माध्य के एवरेज। माध्य लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो सफिक्स में m लगाएं या बार लगाएं। एक चक्कर में धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को धारा का आरएमएस मान कहते हैं, इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो डेफिनेशन में जितने कार्य बताए गए हैं उतने कार्य इस इक्वेशन के हम करेंगे। IRMS जो होती है वो पीक वैल्यू के √2 से भाग करने पर प्राप्त होती है। IRMS इक्वल टू I0 अपॉन √2। किसी क्वेश्चन में I0 दिया हो, IRMS निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। रूट मीन स्क्वायर, और ये करंट हमारी DC करंट के इक्वल हो गई। तो इस संबंध को बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, न्यूमेरिकल में काम देता है। इस रिलेशन को हम प्रूव करके देख रहे हैं। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले AC करंट की इक्वेशन लिख लेंगे। AC धारा का समीकरण लिख लिया। स्क्वायर, दोनों ओर स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर के बाद ये बार लगा है, इसका एवरेज I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एवरेज लेना है तो इस पर इंटीग्रल लगेगा। इंटीग्रल लगने के बाद एक चक्कर में ये एवरेज लिया जाता है, तो एक चक्कर का कोण लगेगा 360 2 पाई। देखिए कैसे। इंटीग्रल, उसकी लिमिट लगेगी 0 से 2 पाई। इंटीग्रल लगने पे यहाँ डेरिवेटिव आएगा d थीटा। लिमिट कितनी है? 2 पाई, उससे डिवाइड होगा। तो I0 कांस्टेंट वैल्यू होती है, पीक वैल्यू हर बार उतनी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी इंटीग्रल के बाहर। तो I0 स्क्वायर अपॉन 2 पाई, अंदर बचता है 0 से 2 पाई। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल करने के लिए इसे ब्रेक कर देंगे। 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, आगे d थीटा। I0 स्क्वायर अपॉन 2 से 4 पाई, 2 पाई की मल्टीप्लाई हुई तो हो गया 4 पाई। इस स्टेप को अलग अलग सेपरेट कर देंगे। 0 से 2 पाई, d थीटा की 1 से मल्टीप्लाई होगी d थीटा, माइनस इंटीग्रल 0 से 2 पाई cos 2 थीटा और d थीटा, ये लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। इधर चल रहा है I स्क्वायर बार बराबर I0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई d थीटा। d थीटा का इंटीग्रल होगा थीटा, उसमें लिखा जाएगा 2 पाई माइनस 0, तो आएगा 2 पाई माइनस cos 2 थीटा का इंटीग्रल इस लिमिट के अंडर होगा तो 0 वैल्यू आएगी। 2 पाई से ये कट जाएगा, 2 आएगा। I स्क्वायर बार इधर आ गया I0 स्क्वायर अपॉन 2। दोनों ओर स्क्वायर रूट ले ले रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों ओर स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा? इस पर रूट लगेगा, अंडर रूट I स्क्वायर बार, इधर आएगा अंडर रूट I0 स्क्वायर अपॉन 2। इस करंट का नाम पड़ जाएगा IRMS।
IRMS इक्वल टू I0 रूट के बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर लग रहा है और 2 पर रूट लगा रहेगा, तो ये रिलेशन है IRMS और I0 में। ये प्रूव्ड हो जाता है। इसको परसेंटेज में अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, I0 अपॉन रूट 2 की वैल्यू रख दी 1.41, मल्टीप्लाई कर दी 100 से, 100 से, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और आ जाएंगे, तो भाग करने पर आएगा 70.7 I0 और परसेंट। IRMS मान पीक वैल्यू का 70.7% होता है। अगर ये पीक वैल्यू 100 एम्पियर है तो IRMS 70.7 एम्पियर होगी। तो जो घरों में हमारे मीटर लगे होते हैं उनमें जो एम्पियर आ रहे होते हैं वो पीक वैल्यू नहीं होती है, उससे कुछ कम एम्पियर शो होते हैं मीटर में, वास्तव में उससे ज़्यादा चल जाते हैं। तो झटका जब हमें इसलिए खतरे का लगता है, खतरनाक रहता है, क्योंकि जितने मीटर में शो होते हैं एम्पियर या वोल्टेज वो वास्तव में उतने नहीं होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा होते हैं। कितने ज़्यादा होते हैं, रूट 2 गुना। जिस प्रकार से IRMS इक्वल टू पढ़ा हमने I0 अपॉन रूट 2, उसी तरह से AC वोल्टेज के लिए भी हम संबंध लिख सकते हैं। तो AC वोल्टेज VRMS इक्वल टू V0 अपॉन रूट 2। घरों में AC वोल्ट मीटर स्टेबलाइजर में लगा हो, मोटर के स्टार्टर में लगा हो, वो जो वोल्टेज बता रहा है वो वोल्टेज हमारे होते हैं VRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि AC वोल्टेज DC वोल्टेज से अधिक खतरनाक क्यों होता है, जरा समझते हैं। हमने DC वोल्टेज मान लिया 100 वोल्ट का, ये DC है, डायरेक्ट करंट वोल्टेज। AC करंट वोल्ट मीटर में भी 100 ही वोल्ट आ रहे हैं, मान लो वहां भी 100 है AC में। अब ये खतरनाक है क्यों, तो मीटर जो बता रहा है वो वोल्टेज की RMS वैल्यू बता रहा है, जबकि वो अपने पीक पॉइंट पे ज्यादा पे जा रहा है। RMS वैल्यू तो 70% ही है और पीक वैल्यू पे जाएगा तो ज्यादा पे जाएगा। तो देखते हैं सूत्र से, यहां मैंने लगाया 100 V0, ये वैल्यू VRMS है, ये 100 यहाँ बराबर V0 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई, तो V0 इक्वल टू 100 इंटू रूट 2 की वैल्यू 1.41, तो आ गया 141 वोल्ट। मीटर में तो आ रहे थे 100 वोल्ट, लेकिन वो अपने पीक पॉइंट पे जाने पे कितना हो जा रहा है, 141 वोल्ट। तो AC वोल्टेज छुपा रुस्तम होता है, दिखाने में 100 है लेकिन पीक पॉइंट पे जाके 141 हो रहा है, उसका 1.5 गुना हो रहा है। इसलिए AC वोल्टेज DC वोल्टेज की तुलना में खतरनाक होता है। अब हम आगे आने वाले जो हेडिंग है, टॉपिक है, उनमें प्रयोग होने वाली छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे, जैसे कला कोण, इंग्लिश में कहते हैं फेज एंगल। कला कोण को डिफाइन करने के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं जिससे कि समझ में आ जाए। ये ओरिजिन पॉइंट है, ये कोई तरंग चल रही है,
यहाँ एंगल होगा 360, यहाँ होगा 180, यहाँ होगा 90, और यहाँ पर कोई पार्टिकल है P, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2 सेंटीमीटर। P बिंदु की अगर हम पोजीशन को डिस्क्राइब करें तो ये है कि मूल बिंदु से 2 सेंटीमीटर आगे है और धनात्मक दिशा में है ऊपर की ओर। इसको कला कोण के द्वारा कैसे समझें, डिफाइन कैसे करें कला कोण की परिभाषा को? किसी क्षण मतलब किसी समय किसी कण कौन हो गया P की स्थिति और दिशा, स्थिति क्या हो गई 2 सेंटीमीटर, दिशा क्या हो गई धनात्मक अक्ष की तरफ। किसी क्षण किसी कण की स्थिति और दिशा दोनों जिस राशि के द्वारा व्यक्त होती है, रिप्रेजेंट होती है, उस राशि को कहते हैं कला कोण। कला कोण को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पूछा जाए कि P बिंदु का कला कोण बताओ तो 90 डिग्री आंसर होगा। यहां लिखा है Q पार्टिकल, बोले Q पार्टिकल का कला कोण कितना होगा तो 360। पूछा जाए P और Q के बीच कलांतर बताओ तो दोनों के कला कोण का डिफरेंस ले लेंगे 360 और 90, 360 माइनस 90 270, ये आंसर हो जाएगा। जब कलांतर लेंगे तो उस समय हम इसे डेल्टा फाई लिखेंगे। अब छोटी छोटी बातें और पढ़ेंगे, जैसे ये 3 मैंने विद्युत परिपथ के अवयव बताए हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट के जो एलिमेंट्स होते हैं, अवयव हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जिनमें खुद की अपनी एनर्जी होती है, कंडेंसर उसके अंदर चार्ज है। पैसिव एलिमेंट वो होते हैं जिनमें अपने खुद की कोई एनर्जी नहीं होती, उनको केवल यूज करते हैं हम, जैसे रेजिस्टेंस, धारा उसमें से फ्लो हो सकती है, इंडक्टर उसमें से धारा जा सकती है, लेकिन कंडेंसर उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो एक्टिव एलिमेंट है। ये पैसिव एलिमेंट है। तो ये तीनों विद्युत परिपथ के अवयव हैं, तो इनके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे। ये कोई तार है, कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे कहते हैं विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जैसे हम बाइक पे जा रहे हो, सामने से हवा का दबाव पड़ता है, हवा हमें रोकने का प्रयास कर रही है, वो कहलाएगा वायु का प्रतिरोध, ये कहलाएगा विद्युत प्रतिरोध। ये प्रेरक है, कोई कॉइल है, कुंडली है, इसमें जब करंट चलेगा तो ये धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा और उस अवरोध को कहते हैं प्रेरण प्रतिघात, इसे कहेंगे प्रेरण प्रतिघात। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कोई कुंडली, कोई प्रेरक धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करेगा उस कहलाएगा प्रेरण प्रतिघात। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एक्सल से। फॉर्मूला क्या होगा? ओमेगा एल। ओमेगा है कोणीय वेग, एल है स्व प्रेरण गुणांक, मात्रक हो जाएगा ओम। ये फॉर्मूला आगे आने वाले हेडिंग में हम प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है धारितीय प्रतिघात। जब करंट कंडेंसर में होकर प्रवाहित होती है तो कंडेंसर करंट के मार्ग में एक बाधा उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, उसे कहते हैं धारितीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। किससे लिखेंगे? एक्सी। फॉर्मूला क्या है? 1/ओमेगा c। मात्रक क्या होगा? ओम। ओमेगा है कोणीय आवृत्ति और c है
कंडेंसर की कैपेसिटेंस। ये इसका फॉर्मूला हो गया। यहां देखने में एक बात यह आती है, अगर मैं इस फॉर्मूले को डीसी करंट के लिए अप्लाई करूं तो डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 0, बैटरी की करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। फ्रीक्वेंसी 0 होती है और फ्रीक्वेंसी 0 तो ओमेगा 0, क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई एफ। इस वैल्यू को मैं अगर यहां लगाऊं तो एक्सी बराबर हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या हो गया, इनफाइनाइट। इसका अर्थ ये हुआ कि कंडेंसर में होकर डीसी करंट फ्लो नहीं होती। कंडेंसर को डीसी करंट केवल चार्ज कर सकता है, उसमें होकर प्रवाहित नहीं होता। कंडेंसर में केवल एसी करंट प्रवाहित होती है। इसका निष्कर्ष ये है। एक छोटी सी डेफिनेशन हमारी और है, प्रतिबाधा। ये जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं छोटे छोटे, इन पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। प्रतिबाधा इंग्लिश में कहते हैं इम्पीडेंस। ये क्या है? किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये तीनों ही अवयव लगे हैं। तो जब करंट इधर से चली, धारा चली, तो धारा के मार्ग में रेजिस्टेंस ने बाधा उत्पन्न करी, प्रेरक ने बाधा उत्पन्न करी, और कंडेंसर ने बाधा उत्पन्न करी। तो तीनों मिलकर जो कुल बाधा उत्पन्न करते हैं वो कहलाती है परिपथ की प्रतिबाधा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। इसका मात्रक भी ओम होता है। तो आज का काम इतना ही रखते हैं। शेष का